ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस की स्ट्रेंथ है, प्रोग्रेसिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इंडिपेंडेंट, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी होते हैं, सोशल होते हैं एंड लाइक्स टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। ओके। ऐसे लोगों को नेचर भी बहुत पसंद होता है। नेचर की रक्षा करना भी उनको पसंद होता है। मतलब ये एक जोड़ियाक है कि जो नेचर के बारे में सोचता है, नेचर को लेके कंसर्न होता है इनका। सोशल वर्कर भी ये लोग बनते हैं। वीकनेस रन्स फ्रॉम इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वीक टेम्परामेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अलूफ, अलूफ का मतलब ये है कि लोगों से इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। उसके बाद है पाइसिस। पाइसिस की स्ट्रेंथ है कि बहुत ही दयालु होते हैं ऐसे लोग। आर्टिस्टिक नेचर होता है, कोई ना कोई कला होती है इनके अंदर। इंट्यूटिव होते हैं, सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। जेंटल होते हैं, वाइज, समझदार होते हैं, म्यूजिकल होते हैं। यहाँ म्यूजिकल का मतलब ये है कि म्यूजिक सुनना पसंद होता है या म्यूजिक क्रिएट करना पसंद होता है, सिंगिंग, ये सब पसंद होता है। अच्छे हीलर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाइसिस, अगर आपको लाइफ में हीलिंग चाहिए तो कोई जिनका भी पाइसिस जोड़ियाक है उससे आप गले मिल लो। ओके। बहुत हीलिंग हीलिंग मिलेगी आपको। ये एक अच्छे अच्छे हीलर होते हैं इस तरह से। इनका टच। ओके। वीकनेस है, फियरफुल होते हैं, ओवरली ट्रस्टिंग, लोगों पे बहुत ज्यादा जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। डिजायर टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी से भागने वाले होते हैं। मतलब कि मान लो कि रियलिटी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कल्पना में ही, इमेजिनेशन में ही कुछ अच्छे, इमेजिनेशन में ही खुश हो रहे हैं। हाँ मैं तो मतलब ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं तो राजा बन गया हूँ या मैं बहुत पैसा वाला बन गया हूँ। ओके, उस तरह से इमेजिनेशन करके खुश होते हैं। तो रियलिटी से इस तरह से भागते हैं या इमेजिनेशन में खुश रहते हैं। कैन बी ए विक्टिम और मार्टियर। इसका मतलब ये है कि ऑलवेज ऐसा बिलीव करते हैं या इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या अ, वो उनको बलि देनी चाहिए जबकि नहीं देनी चाहिए। ओके, मान लो कि अ, घर में 3 लोग खा सके इतना ही फूड है। मतलब कि जो भी रात में कुछ खाना बनाया और फैमिली में 4 लोग हैं, पर उसमें ऐसा है कि 3 लोग खा सके उतना ही है। तो जो पाइसिस वाला होगा ना वो शहीद हो जाएगा। मार्टियर का मतलब ये है कि शहीद हो जाना, इस तरह से पहले से ही पीछे हट जाना कि मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाओ। ओके, मेरा चल जाएगा। तो ये एक तरह से गलत बात है। एक्चुअली में वहाँ क्या सॉल्यूशन हो सकता है? दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? दूसरा ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है ना कि तीनों के तीनों, चारों के चारों लोग जो है वो आज थोड़ा कम कम खाए। 30% या 20% थोड़ा कम खाए, तीनों के चारों के चारों लोग। ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो ये लोग ऐसा होते हैं कि जल्दी से, मतलब कि जहाँ गिव अप नहीं करना चाहिए, जहाँ बलिदान नहीं देना चाहिए, वहां भी उस तरह से बलिदान देते हैं। ओके। और विक्टिम मेंटालिटी होती है, मतलब कि मेरे साथ बुरा हुआ, उस तरह से। एंड ओवर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद है बार
12 हाउस ऑफ कुंडली, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो राशियां होती है वो पाइसिस एंड स्कॉर्पियो होती है, क्योंकि इनके एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। हालांकि अब देखते हैं, एलिमेंट वाइज सभी जोडियाक को समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट जोडियक। फायर एलिमेंट वाली जो जोडियाक है वो है एरीज, एड्स। लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, इसीलिए ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, सक्सेस के पीछे भागने वाले होते हैं, ये वाली राशियां है वो। ओके, थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखने वाले होते हैं। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट वाली राशियां। तो अर्थ एलिमेंट वाली राशियां है टॉरस, टॉरस। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस। तो अर्थ एलिमेंट का काम क्या है? सारे रिसोर्स बनाना। तो रिसोर्स बनाना है तो पैसा लगेगा, तो इनका काम होता है पैसों के पीछे भागना, ये वाली राशियों का। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में आती है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो एयर एलिमेंट का काम है थिंकिंग, तो ऐसे लोगों का थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। एंड बाद में है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट में आती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो हमारे जो इमोशन होते हैं वो वाटर की वजह से होते हैं, इसलिए ये सारी राशियां है वो इमोशनल होती है। इनका ध्यान होता है, वाटर एलिमेंट से आता है रिलेशन एंड इमोशन। तो ये वाली राशियों का ज्यादा फोकस है वो रिलेशन एंड इमोशन पे होता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब राशियों का थोड़ा सा भी नहीं होगा, क्योंकि ये टॉरस का स्वामी विनस है, तो विनस यहाँ से उसकी वजह से इसका भी रिलेशन पे फोकस होगा। लिब्रा का स्वामी भी विनस है, तो ये भी रिलेशन को लेकर थोड़े इनका ध्यान होगा, रिलेशन पे भी इनका भी। तो ये उस तरह से, मतलब कि सिर्फ एलिमेंट पे आपको अड़े नहीं रहना है, जो भी प्लेनेट उसका स्वामी है उसको भी आपको देखना है, तो वहां से भी उसके अंदर क्वालिटी आएगी। उसके बाद है एज पर क्वालिटी ऑफ जोडियाक भी, क्वालिटी नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन मोड ऑफ जोडियाक वाइज कह सकते हो आप। जैसे कि मूवेबल होती है जोडियाक, उसके बाद होती है फिक्स्ड जोडियाक होती है, और एक ड्यूअल होती है। तीन तरह की इस तरह से जोडियाक होती है। ड्यूअल मतलब क्या है कि वो कभी भी मूवेबल भी बन सकती है
और जरूरत आने पर फिक्स्ड भी बन सकती है। तो मूवेबल में आती है एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये राशियां है वो बहुत स्पीड में मूव होती है। ये मतलब ये राशियां वाली जो वो जल्दी से कहीं पे भी जो बैठ के काम करना हो, जहाँ फिक्स होके काम करना हो, ऐसा काम नहीं कर पाते। मान लो कि ऐसे लोग क्या होते हैं, मान लो कि ड्राइवर है, तो ड्राइवर वाला काम कैसा होता है कि मोस्टली मूव करना होता है। ओके, उस तरह से। फिक्स्ड में आती है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो ये लोग इनकी थिंकिंग है वो फिक्स होती है। तो ऐसे लोग थोड़े ज्यादा जिद्दी होते हैं। ओके, स्टबबर्न होते हैं। बट इस तरह से जिद्दी होने की वजह से वो स्टेबल भी होते हैं। कुछ भी करके वो स्टेबल बनते हैं। ड्यूअल में आएगी जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस, और कौन सी बाकी रही? और पाइसेस। ओके, तो ड्यूअल वाले कभी भी मूव मूव भी कर सकते हैं, कभी भी फिक्स्ड भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। ये वाली राशियां है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि कभी भी कोई भी काम कर लेंगे, जिसमें मूव होना हो वो भी, या जिसमें बहुत बैठे रहना हो वैसा भी काम कर लेंगे। लेकिन तो भी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इनको फ्लेक्सिबल तो होते हैं, लेकिन इनको बार बार अपना दिमाग चेंज हो जाता है। ओके, कि चलो अभी जहाँ मूव करना हो ऐसी ऐसा काम करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद फिर ऐसा इनको ऐसा लगता है कि जहाँ बहुत मूव ना करना हो, एक ही जगह पे पड़े रहना हो, ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे इसकी वजह से ये ड्यूअल वालों का स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम चारों राशियां वालों को ज्यादा होती है, क्योंकि इनका फिक्स है। इनको थ्रू आउट लाइफ मूव करना है, तो कहीं मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, इनका भी फिक्स है। लेकिन इनका ऐसा है कि कभी इस तरह का काम करना है मूड बन जाता है, कभी इनका फिक्स्ड तरह का काम करने का मूड बन जाता है। इसलिए आप देखना, जिनका भी जेमिनी जोड़िया होगा, वर्गो होगा, सेजिटेरियस होगा, पाइसिस होगा, ये चारों जोड़िया का उसमें भी जेमिनी और पाइसिस का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। वर्गो का थोड़ा कम होगा, क्योंकि वर्गो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग जोड़ियाक है, हमने देखा था। ओके, देखो, हार्ड वर्किंग जोड़ियाक है, तो कुछ भी करके हार्ड वर्क के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना लेगा। और सेजिटेरियस का ऐसा है कि उसका अपने अ, लक्ष्य पे ध्यान होता है उसका। आप सेजिटेरियस का सिंबल देखोगे तो वहां भी ऐसे तीर मारता हुआ सिंबल है वहां। तो मतलब कि क्या है कि उसको अपने अपने लक्ष्य पे उसका ध्यान है। इसलिए सेजिटेरियस और वर्गो में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जेमिनी और पाइसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पाइसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने का रीजन ये है कि ऊपर से उनको इमोशनल भी है। तो इमोशनल है तो उनको अपने करियर पे फोकस नहीं है, मतलब पैसे की उनको
पैसे पैसे बनाने पे उस पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। वर्गों का तो एलिमेंट भी अर्थ है, तो उनका तो ध्यान है पैसा बनाने पे। ओके। और सेजिटेरियस का फायर एलिमेंट है, तो उनको सक्सेसफुल होने की सक्सेस पाने के लिए ध्यान है उनका। और जेमिनी का भी ऐसा है कि उसका एयर एलिमेंट है, तो वो भी सोचते रहते हैं। उनका फोकस होता है सोचने पे, प्लानिंग करने में थ्रू आउट। ओके। इसलिए जेमिनी और पाइसिस वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली स्टेबल बनने में। अब देखते हैं 12 घर कुंडली के। पहले घर से देखा जाता है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी कैसी होगी, आपका ईगो, आपकी सेल्फ इमेज, आपकी कॉन्शियसनेस। ओके। अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, अपीरियंस, टेम्परामेंट, नेचर ऑफ नेटिव। फिर टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? सर उसका गुस्सा, बिहेवियर किस तरह से होता है? हाँ, टेम्परामेंट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेगा। मान लो कि अच्छा। कोई प्रॉब्लम है, अ, विकट परिस्थिति आ गई, तो उस वहां वो कैसे बिहेव करेगा। मतलब कि अगर विकट परिस्थिति में आदमी है, वो अपना आपा खो देता है, तो उसका मतलब ये है कि उसका टेम्परामेंट है वो अच्छा नहीं है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट का मतलब होता है कि जब चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हो, तो भी वो अपना आपा नहीं खोता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका टेम्परामेंट है वो स्ट्रांग होता है। मतलब ये वर्ड का ध्यान, मतलब इस वर्ड पे मुझे मेरा ध्यान तब गया जब मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा था। ओके, तो वहाँ कमेंट्री में कोई बोल रहा था कि इनका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आया कि टेम्परामेंट इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर वाली सिचुएशन में अच्छा नहीं खेल पाता है। क्योंकि वो ऐसे क्रिकेटर के लिए बोल रहा था कि जो प्रेशर वाली सिचुएशन में अच्छा नहीं खेल पा रहा था, इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेटर का टेम्परामेंट था वो वीक था। और जब भी कमेंटर ने ऐसा बोला कि इसका टेम्परामेंट अच्छा है, तो उसका मतलब वो ऐसे खिलाड़ी के लिए बोल रहा था कि जो प्रेशर वाली सिचुएशन में भी अच्छा खेल पा रहा था, अच्छे रन मार रहा था, अच्छी बॉलिंग कर पा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट होना मतलब कि बुरी कंडीशन में भी अपना आपा नहीं खोना। आई बात समझ में? ओके चलो। उसके बाद है सेकंड हाउस, तो अ, हाउस ऑफ। स- सर एक क्वेश्चन था, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होगा हाउस के लिए जो आपने डाला था फर्स्ट हाउस का? कॉन्शियसनेस मतलब किस वे में है? अवेयरनेस। अवेयरनेस, ओके सर। रविंद्र बाबू, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, कई जगह शायद बैकग्राउंड से म्यूजिक आप बैकग्राउंड से नहीं नहीं आपकी नहीं। आवाज आ सकती है। मतलब कि अगर पूछना है तो पूछ सकते हो बीच में, पर क्लास में उसको म्यूट करके रखिए अपने आप को। सेकंड हाउस है हाउस ऑफ फैमिली एंड पोजीशन। मतलब कि आपके पास जितना भी सारा पोजीशन है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। वैल्यूज, आपकी स्पीच, मतलब कि आपकी स्पीच है वो मीठी होगी, कड़वी होगी, तीखी होगी, वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। आपके पोजीशन, आपके पास क्या असेट है, आपका बैंक बैलेंस। हालांकि बैंक बैलेंस है वो एक तरह का असेट ही कहते हैं, असेट ही कहते हैं उसको। असेट का मतलब मालूम है, कोई कॉमर्स का। असेट का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी चीज के जिससे हम पैसा कमा सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास दुकान है, तो दुकान में कुछ आप रिटेल शॉप खोल के अर्निंग कर सकते हो। तो दुकान है वो एक एक तरह का असेट है। या दुकान है वो आपने भाड़े पे दी,
तो आपको भाड़ा आएगा। तो वहां भी एक तरह का एसेट है। उसी तरह आपके मान लो कि आपके पास एक्स्ट्रा हाउस है, तो हाउस आप अगर किराए पे देते हैं, तो घर भी असेट है, मतलब कि इसी तरह असेट। बट इसका मतलब ये नहीं है, एक मेडिकल स्टोर में या कोई भी स्टोर में अगर फर्नीचर है तो वो फर्नीचर भी असेट है, क्योंकि वो फर्नीचर है, वो अल्टीमेटली अर्निंग करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो वो भी असेट में आएगा, याद रखना। अगर कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में जो भी अ, गैस की बोतल है या जो स्टोव है, वो सारी चीजें असेट में आएगी। समझ रहे हो? ओके, चलो। उसके बाद है सेविंग, फैमिली, अर्ली स्टडी एंड अर्ली डेज ऑफ लाइफ, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाएगा। और एक चीज है वो देखी जाएगी कि आपकी खाने पीने की जो आदत है वो भी दूसरे घर से देखी जाएगी। ओके, फिर ओके, उसके बाद है थर्ड हाउस ऑफ कुंडली, हाउस ऑफ विटालिटी। मतलब कि इसको एक ही वर्ड में कहे तो पराक्रम का घर कहते हैं। मतलब कि कोई भी पर्सन है, उसके पास कितना बल होगा, बाहुबल कितना होगा, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्यूरियोसिटी, सिबलिंग, डॉक्यूमेंट, शॉर्ट, ट्रैवलिंग, हैंड एंड शोल्डर, हार्ड वर्क ऑफ नेटिव, उसकी विटालिटी, ये सब तीसरे घर से देखा जाएगा। जब भी हमने डेमो क्लास लिया था, वहां भी मैंने समझाया था कि कम्युनिकेशन और स्पीच में फर्क होता है। ओके, कम्युनिकेशन मतलब कि कोई भी पर्सन है वो अपनी बात अच्छी तरह से कन्वे कर पा रहा है कि नहीं, उसे कम्युनिकेशन कैसे है। बट यहाँ स्पीच का मतलब ये है, यहाँ स्पीच का मतलब ये है कि उसकी वाणी है वो मीठी है, कड़वी है, तीखी है, वो। ओके, तो दोनों चीजें अलग अलग है। ओके, उसके बाद है फोर्थ हाउस ऑफ कुंडली, हाउस ऑफ मदर, एंड इसे हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ कंफर्ट, ये सब कहते हैं। रूट्स, होम, नर्चरिंग, पर्सनल लाइफ, मदर, हैप्पीनेस, कैरेक्टर, नेटिव प्लेस, प्राइमरी स्टडी, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड कंफर्ट। ओके, मतलब कंफर्ट में ही आता है ना आपका अच्छा घर, और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो क्या कंफर्ट होगा? इसीलिए कंफर्ट, इसीलिए प्रॉपर्टी और व्हीकल वाली चीज है वो दूसरे घर में नहीं आती है। ओके, ओके, चलो। फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ चिल्ड्रन, हाउस ऑफ रोमांस, हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि आप जो भी, आप जैसे हो वैसा आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, पैशन आपका, आपकी लव लाइफ, रोमांस, फन एंड एंटरटेनमेंट, कैजुअल सेक्स, इनर चाइल्ड, प्लेजर, आपके चिल्ड्रन, आपकी क्रिएटिविटी। एक्चुअली में चिल्ड्रन है वो हमारी क्रिएटिविटी ही है, सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। ओके, इसीलिए चिल्ड्रन है वो फिफ्थ हाउस में आता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी आती है। एजुकेशन, इंटेलिजेंस। ओके, तो जिनका भी फिफ्थ हाउस अच्छा होगा, वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। मतलब कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ये सब तो चाहिए। पैशन होना चाहिए, हमें जिस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है अपने आप को, उस तरह से एक्सप्रेस कर पाने चाहिए।
प्यार होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ओके, बच्चे होने चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, वो सब क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसलिए फिफ्थ हाउस इट बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है अच्छी लाइफ के लिए। बैड हाउस, सिक्स्थ हाउस। सिक्स हाउस है, वहां से देखी जाती है आपकी हेल्थ, आपकी आपका डेली रूटीन कैसा होगा वो छठे घर से देखा जाएगा। डेली टास्क, आपकी जॉब, आपको लोन मिलेगा कि नहीं, आपकी सर्विस, आपकी ड्यूटी, आपका डेब्ट, आपके एनिमी, एंड आपकी लाइफ में कंपटीशन कैसे हो, कितनी होगी, वो छठे घर से देखा जाता है। मेनली इट इज हाउस ऑफ डेब्ट, डिसीज एंड एनेमी, इसीलिए ये बुरा घर है। डेब्ट का है, डिसीज का है, और एनेमी का है। अभी ये जमाना बदल गया है, अब एनिमी नहीं होते हैं लेकिन कंपटीशन होती है। तो अगर आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपके जो भी सारे कंपेटिटर है वो आपके एनिमी है। ओके, मतलब अभी आप बोलना, आप देखना कि सर अभी तो किसी की लाइफ में बहुत सारे, मोस्टली लोगों की लाइफ में एनिमी नहीं होते, बट ये कंपटीशन होती है। उसके बाद है सेवेंथ हाउस। इट इज हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर, और मतलब हर तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में जो भी आएंगे वो सेवन्थ हाउस से देखा जाएगा। पार्टनरशिप, हर तरह की रिलेशनशिप है वो एक तरह की पार्टनरशिप है। मैरिज भी एक तरह का पार्टनरशिप है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेटिंग, फॉरेन अफेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डील, ये सब सातवें घर से देखा जाएगा। अभी रिलेटिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग का मतलब होता है कि आप लोगों से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। अबे रिलेट करना मतलब क्या? रिलेट करना मतलब कि, उनके बिहेवियर से, मतलब उनके विचारों से हम रिलेट कर पाते कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं, कुछ। समझाता हूँ। ओके सर। मान लो कि दो गुजरात के लोग राजस्थान में मिल गए, घूमने गए थे, तो वहां वो एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो दोनों गुजरात के हैं। पर राजस्थान का बंदा और गुजरात का बंदा कनाडा में मिल गए, तो वहां वो किस तरह से रिलेट करेंगे? दोनों इंडिया के हैं इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं। तो मतलब कि रिलेट करना मतलब कि हम किसी भी तरह से हम लोगों के साथ रिलेशन, किसी भी तरह का रिलेशन बना पा रहे हैं कि नहीं, वो कि जब कनाडा में गए तो वहां उनका रिलेशन बन गया एज ए इंडियन, हम दोनों इंडियन है उस तरह से। ओके, लेकिन इंडिया में ही अगर वो दोनों मिलते तो उस तरह से रिलेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। यहाँ वो ऐसा बोलते, मैं तो गुजरात का हूँ, तू राजस्थान का है। ओके, इस तरह से। तो मतलब कि रिलेट करना मतलब यही होता है कि हम लोगों से किसी भी तरह से कनेक्ट होते हैं कि नहीं, किसी भी तरह से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं कि नहीं, उसे ही रिलेटिंग बोलते हैं। तो मतलब कि रिलेशन क्या है? रिलेशन, रिलेशन मतलब ही वही है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी भी तरह से। जैसे कि मेरा कनेक्शन आपसे है टीचर एंड स्टूडेंट का, तो कनेक्शन बना हमारा। ओके, तो चाहते हैं, अगर चाहते तो वो उस तरह से यहाँ भी कनेक्शन बना पाते, लेकिन यहाँ उस डिफरेंस आ जाता है उनके अंदर कि मैं तो राजस्थान का हूँ, मैं गुजरात का हूँ। लेकिन जब बाहर जाएंगे तो वहां रिलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अ, कुछ लोग रिलेट करते हैं और कुछ लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो
जिनका भी वीनस अच्छा होता है ना, वो ऑलवेज लोगों के साथ रिलेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करते। समझ में आ रहा है? वो सातवां घर है, वो वीनस का घर है। तो मतलब कि जिनका भी सातवां घर अच्छा होगा, वो ऑलवेज दूसरों के साथ रिलेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आप कोई भी अनजान आदमी को, आपको 100% आपको दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम में है, पर तो भी आप, तो उस केस में आप क्या करोगे? मान लो कि किसी अनजान व्यक्ति ने आपसे 1000 रुपीज मांगे या 500 रुपीज मांगे, और आपको वो कंफर्म हो गया कि रियली में उसको चाहिए है। आपने हर तरह से देखकर कंफर्म कर लिया कि रियली में वो प्रॉब्लम में है, उसका पर्स खो गया है और उसको 500 रुपीज चाहिए। तो आप क्या उसकी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? अगर करोगे तो क्यों करोगे, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? तो जेन्युइन है, अगर पता लगेगा तो फिर करना बनता है। क्योंकि जेन्युइन अगर रहेगा तो वो हेल्प ले लेगा, लेकिन बाद में वो दे भी देगा आपको वापस, अगर वो हम्म। जेन्युइन हो। और अगर नहीं नहीं, धोखे। हाँ। उस तरह का नहीं है। पर वहां वो फिक्स नहीं है कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं। उस नहीं नहीं केस में क्या करोगे आप? सर, अगर आप कोई मजबूरी में फंसा है और जेन्यूनली मजबूरी में फंसा है, तो उसकी हेल्प करो विदाउट एनी उम्मीद, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ। मैंने उसकी हेल्प करनी है, कर दी, और वहां वो बात खत्म हो गई मेरे लिए। यस यस। तो यहाँ रिलेटिंग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो हेल्प करेगा उसका मतलब क्या है कि उसने उसके साथ रिलेट किया। किस तरह से रिलेट किया? कि वो भी इंसानियत का रिश्ता है हमारा। ओके, उस तरह से रिलेट किया। पर जो नहीं देगा, वो शायद रिलेट नहीं कर पाया उससे। वो ऐसा सोचता रह गया कि मैं क्यों हेल्प करूं इसकी। तो मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसके साथ रिलेट ही नहीं किया। रिलेट नहीं किया मतलब क्या, कि उसने उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं समझा। बट जिसने हेल्प की उसने क्या समझा कि हमारा इंसानियत का रिलेशन है। ओके। तो यही होता है रिलेट करना, मतलब यही होता है कि हम किसी भी तरह से लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो रिलेटिंग होता है। ओके। तो वहां वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मुझे वापस नहीं देगा, मैं क्यों हेल्प करूं इसकी। ओके। तो और जो हेल्प कर रहा है वो रिलेट, इसका इन शॉर्ट के जो हेल्प कर रहा है वो रिलेट कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हेल्प कर रहा है उसका विनस स्ट्रांग है, और जो नहीं कर रहा है उसका विनस वीक होगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस, वेरी डेंजरस हाउस, हाउस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, सेक्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट, मैजिक, टबूज, इनहेरिटेंस। मतलब कि आपको जो बाप दादा से, आपको पिताजी से और दादाजी से जो भी क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी मिलती है, या जो भी उनका जो भी मिलता है वो, इंश्योरेंस, अदर पीपल्स मनी, इजी मनी, इन लॉज, क्रॉनिक डिसीज, अप्स एंड डाउन, डीप पेन एंड लॉन्गेविटी, ये सब 8वें घर से देखा जाता है। ओके। 8वां घर बहुत ही, यही है कि अगर 8वें घर को आपको अच्छा करना है ना, तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो आपका 8वां घर है वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। मतलब कि 8वें घर के पेन से, और 8वें घर के जो श्राप है, 8वां घर है वो एक बड़ा श्राप है।
उससे अगर आपको बचना है तो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो ही आप ये सब, इसमें जो सारे प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिसीज कभी नहीं होंगे आपको। फिर इसका एक मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है बहुत ही, इसी है डीप पेन का मतलब यहाँ क्या है, डीप पेन का मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट। ऐसा कष्ट के जिसमें हमें ऐसा लगे कि मतलब हमारे मुंह से ऐसा निकल जाए कि इससे तो अच्छा है कि मृत्यु हो जाए। तो आपको अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, मतलब कि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। पर किसको? जिसका 8 हाउस बिगड़ा हुआ है उनको। अगर वो नहीं लाएंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनको क्रॉनिक डिसीज हो, इनकी मृत्यु है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि लॉन्गेविटी है। समझ रहे हो? फिर हमारी बैच में एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वो आज एब्सेंट है, कि क्या आठवां घर से ऐसा होता है कि आठवां घर ही उस तरह से रिजल्ट, अगर आप अकल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अकल प्रैक्टिस में अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका आठवां घर बिगड़ेगा, आपकी लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी। तो वो मैडम को किसी ने कहा था कि मैं अगर एस्ट्रोलॉजी सीखूंगी तो आठ मेरी लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। इसको सीखकर अगर आपने किसी किसी से डरा किसी को डरा डरा के, कंसल्टेंसी में जनरली मोस्ट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, डराते हैं कि तो तुम ये नहीं करोगे ना तो तुम आ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, पर उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि मेरा कंसल्टेंसी चार्ज ऐसा है। आपकी कुंडली में बहुत बड़ा बहुत बुरा योग है, उसकी रेमेडी करनी ही पड़ेगी। पर वो रेमेडी मैं तभी दूंगा जब मेरी फीस 2,000 है, 3,000 है, वो देंगे तब भी मैं दूंगा। ओके, इस तरह से डरा धमका कर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका आठवां घर बिगड़ता है। और फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजर की लाइफ है वो बिगड़ती है, बर्बाद हो जाती है। ओके। उसके बाद है 9th हाउस ऑफ कुंडली, हाउस ऑफ लक। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, ऑलवेज लुकिंग फॉर नॉलेज, गुड लक अच्छा होता है, ग्रोथ होता है लाइफ में, एजुकेशन अच्छा होता है, रिलीजियन में मानने वाले होते हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी होती है इनकी। लक, लक, लॉन्ग ट्रैवल है वो भी 9वें घर से देखा जाता है, एंड फॉरेन ट्रैवल भी 9वें घर से देखा जाता है। आप देखना कि 3rd हाउस था उससे शॉर्ट ट्रैवलिंग देखा जाता था, लेकिन 9th हाउस से लॉन्ग ट्रैवल देखा जाता है। 10वां घर, हाउस ऑफ कर्मा, कैरियर आपकी देखी जाती है। मतलब 10वां घर क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम की वजह से आपको नेम फेम मिलेगा कि नहीं, वो। अगर 10वां घर नॉर्मल है तो बस आप काम करते रहोगे, लेकिन आपको अपने काम से कभी भी नेम फेम नहीं मिलेगा। और अच्छा है कि चलो ये बंदा ये काम कर रहा है, बट उसकी रिकॉग्निशन नहीं होगी। तो कैरियर है, एम्बिशन, आपका सोशल स्टेटस, रेपुटेशन, पावर, सोशल कोज, नेम एंड फेम, आपकी अचीवमेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड सक्सेस, ये सब 10वें घर से देखा जाएगा। उसके बाद है 11वां घर, हाउस ऑफ गेन, कम्युनिटी, मतलब आप कम्युनिटी में कितने रहोगे और कम्युनिटी के आपके लिए कम्युनिटी मैटर करती है कि नहीं, वो आपके 11वें घर से देखा जाएगा। मान लो कि 11वां घर बिगड़ा हुआ है तो वो कभी भी कम्युनिटी उनके लिए उतना कोई मैटर नहीं करेगी, कम्युनिटी में बहुत रहेंगे नहीं। कलेक्टिव वॉइस,
फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, विशेष, मतलब आपकी विश है वो पूरी होगी कि नहीं, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपके फ्रेंड कैसे होंगे। अर्न वेल्थ, मतलब आठवें घर से कौन सी वेल्थ देखी जाती थी, जो पापा और दादा से जो मिलता था पैसा, वो सब। पर आप अपनी मेहनत से कितना कमाओ, आप कितनी वेल्थ बनाओगे, वो 11वें घर से देखा जाएगा। एडोप्टेड चाइल्ड, इनकम एंड एल्डर सिबलिंग, बड़े भाई बहन 11वें घर से देखा जाता है। तो ये हाउस ऑफ गेन है, ये मतलब हाउस ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, और ये हाउस ऑफ लॉस है, हाउस ऑफ एक्सपेंस है। तो यहां से देखा जाता है लॉस, अनकॉन्शियसनेस, आपके सीक्रेट, आपके डर, आपकी स्लीप, आपकी जो ड्रीम्स आते हैं वो, हिडन डिजायर, फैंटेसी, एडिक्शन, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, फिजिकल वीकनेस, आपके खर्चे, आपके डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें 12वें घर से देखी जाती है। अगर एक लाइन में कहे अगर, तो पहला घर है वो हाउस ऑफ सेल्फ, दूसरा घर है वो हाउस ऑफ वेल्थ एंड फैमिली, तीसरा घर है वो हाउस ऑफ सिबलिंग, करेज एंड वेलर, फोर्थ हाउस है वो हाउस ऑफ मदर एंड हैप्पीनेस, फिफ्थ हाउस हाउस ऑफ चिल्ड्रन एंड नॉलेज, सिक्स हाउस है हाउस ऑफ एनिमीज, डेब्ट्स एंड डिसीज, सेवेंथ हाउस है वो हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप, एट्थ हाउस है वो हाउस ऑफ लॉन्गेविटी एंड आयु भाव, नाइन्थ हाउस है वो हाउस है लक, फादर एंड रिलीजन का, टेंथ हाउस है वो कैरियर और प्रोफेशन का, 11th हाउस है वो हाउस ऑफ इनकम एंड गेन्स का, और 12वां घर है वो हाउस है हाउस ऑफ लॉस एंड एक्सपेंस। ओके, इस तरह से 12 के 12 घर होते हैं। ओके, तो ये योगा वाली चीजें और वो सब। हालांकि यहाँ आज मैं थोड़ा 10 मिनट क्लास जल्दी पूरा कर रहा हूँ। आज के क्लास से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज आज मेरा ये तीसरा क्लास है, तो मेरी एनर्जी थोड़ी बची नहीं है, और जनरली मैं डिनर कर लेता हूँ 8:30 बजे पहले, पर आज मुझे डिनर करने का टाइम ही नहीं मिला। ओके, तो आज की क्लास को यही तक रखता हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर पीडीएफ कब मिलेगा, जैसे तो फिर हाँ, मैं अभी अभी भेज देता हूँ। मैं आज वो मतलब थोड़े दिन से बोल गया था, लेकिन अभी भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। सर वो ओके। सेकेंड हाउस का स्लाइड थोड़ा ओपन करो ना। यस। सर इसमें अर्ली स्टडी एंड अर्ली डेज ऑफ लाइफ क्या होगा? अर्ली स्टडी मतलब आप समझो कि जूनियर केजी है, सीनियर केजी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है। अच्छा, और अर्ली डेज ऑफ लाइफ? हाँ, मतलब अर्ली डेज वही मतलब वही, हम अच्छा। समझो कि अ, दो बचपन। दो बचपन। 2 से 4 साल तक। पहला साल तो पहले घर में ही आएगा, पर हाँ, 2 से 4 साल, 5 साल गिन सकते हो आप। ठीक है सर, ओके। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। या फाइन फाइन। गुड थैंक नाइट। यू सर। एवरीवन गुड थैंक यू नाइट। सर। मिलते हैं कल 8:30 बजे। ओके। ओके, चलो गुड नाइट।